हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम शीत युद्ध के उन कारणों के बारे में जानेंगे जो आपको, अगर आप ग्रेजुएशन लेवल पे हैं और स्पेशली 6th सेमेस्टर में हैं, तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है ये वीडियो। तो हम कोई भी आंसर अगर स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले हम एक भूमिका लिखते हैं। तो इस क्वेश्चन का भूमिका कुछ इस तरीके से है कि प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 से 1918 तक चला, काफ़ी ज़्यादा विध्वंसकारी रहा। अच्छा, अभी आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि मैंने प्रथम विश्व युद्ध से क्यों स्टार्ट किया है। तो जब हम कोई भी भूमिका लिखते हैं तो हम पहले उसमें जाते हैं, बैकग्राउंड में जाते हैं, इसलिए मैंने इसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से स्टार्ट किया है। तो प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 से 1918 तक चला था, काफ़ी ज़्यादा विध्वंसकारी रहा, जिसने पूरे विश्व को दो खेमों में विभाजित कर दिया था। तत्पश्चात 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला, जिसने वैश्विक स्तर पर अपना प्रभाव छोड़ा। द्वितीय विश्व युद्ध जब 1945 में समाप्त हुआ, तब सोवियत संघ एवं संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व की दो प्रमुख शक्तियों के रूप में उभरा। ठीक है, उस समय क्या हुआ था कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो जितने भी देश लड़ रहे थे, उसमें वॉर कर रहे थे, वो सारे तो हार गए, कमज़ोर पड़ गए। लेकिन जो दो शक्ति थी, महाशक्ति, वो कौन सी थी? एक सोवियत संघ थी और एक संयुक्त राज्य अमेरिका था। इन दो देशों के मध्य जो वैचारिक मतभेद उत्पन्न हुआ, उसे शीत युद्ध की संज्ञा दी गई। वैचारिक मतभेद यानी कि जो सोवियत संघ था वो साम्यवादी विचारधारा का था और जो अमेरिका था वो पूंजीवाद विचारधारा का था, और दोनों चाहते थे कि उनकी विचारधारा पूरे विश्व में प्रसारित हो। शीत युद्ध एक प्रकार का वाक युद्ध था जिसमें वैचारिक घृणा, राजनीतिक अविश्वास, कूटनीतिक जोड़ तोड़, सैनिक प्रतिस्पर्धा, जासूसी और मनोवैज्ञानिक युद्ध शामिल थे। शीत युद्ध वास्तविक युद्ध नहीं था, बल्कि युद्ध का वातावरण था। मतलब इसमें ऐसा लग रहा था कि अब युद्ध हो ही जाएगा, लेकिन युद्ध हुआ नहीं, बस इसमें अप्रत्यक्ष रूप से ये दोनों लड़ाई कर रहे थे। यह पूंजीवादी संयुक्त राज्य अमेरिका और साम्यवादी सोवियत संघ के बीच वैचारिक युद्ध था, जिसमें दोनों महाशक्तियां अपने अपने समूह के देशों के साथ शामिल थी। इस युद्ध में शीत शब्द का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि दोनों पक्षों के बीच प्रत्यक्ष रूप से बड़े पैमाने पर युद्ध नहीं हुआ था। एक इतिहासकारक हैं KPS मैनन, वो कहते हैं, शीत युद्ध दो विरोधी विचारधाराओं, पूंजीवाद और साम्राज्यवाद, दो व्यवस्थाओं, बुजुर्गा लोकतंत्र और सर्वहारा तानाशाही, दो गुटों, नाटो और वारसा, दो राज्यों, अमेरिका और सोवियत संघ, तथा दो नेताओं, जॉन फोस्टर इल्सास तथा स्टालिन के बीच का युद्ध था, जिसका प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ा। शीत युद्ध एक ऐसी स्थिति है जिसे मूलतः उष्ण शांति कहा जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में न तो पूर्ण रूप से शांति रहती है और न ही वास्तविक युद्ध होता है, बल्कि शांति और युद्ध के बीच अस्थिर स्थिति बनी रहती है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके कारण पे आएंगे। अब अपने आंसर को दूसरों से अलग दिखाने के लिए या फिर कुछ इफ़ेक्टिव बताने के लिए मैंने इसमें एक डायग्राम बनाया हुआ है कारण का। तो इसका पहला कारण है दो महाशक्तियों का उदय, यानी कि सोवियत संघ और अमेरिका। विचारधारा का मतभेद, यानी कि सोवियत संघ का साम्यवादी विचारधारा और अमेरिका का पूंजीवाद विचारधारा, उन दोनों के बीच मतभेद। याल्टा समझौता जो कि पोलैंड को लेकर के हुआ था, किन किन के बीच में? चर्चिल, रूजवेल्ट और स्टालिन के बीच में। ठीक है। बाल्कन समझौता जो कि सोवियत संघ के द्वारा हुआ था। अब आता है ईरान का मुद्दा। 6th है तुर्की का मुद्दा। 7th है USA ने परमाणु बम की बात छुपाई थी। किससे छुपाई थी? सोवियत संघ से। अब 8वां है रूस द्वारा वीटो पावर का दुरुपयोग। और 9th है लैंड लीज की सहायता। यह एक आर्थिक सहायता थी जो कि अमेरिका सोवियत संघ को दिया करती थी। अब इसे हम डिफाइन कर देंगे हर एक पॉइंट को। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो महाशक्तियों का उदय। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दो महाशक्तियों सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका का उदय हुआ। सोवियत संघ साम्यवादी विचारधारा का था तथा संयुक्त राज्य अमेरिका पूंजीवादी विचारधारा से प्रभावित था।
दोनों ही महाशक्तियां द्वितीय विश्व युद्ध से प्राप्त लाभों को अपने पक्ष में रखना चाहती थी और साथ ही अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार भी करना चाहती थी। ठीक, वो चाहती थी कि मतलब कि पूरे विश्व में मैं ज़्यादा प्रभावशाली रहूं, इसके लिए वो प्रयास कर रही थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज़्यादा प्रभावशाली कौन है, इस बात पर दोनों में मतभेद होते रहते थे। इसका दूसरा पॉइंट है विचारधारा का मतभेद। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उभरे दोनों ही महाशक्तियों का विचारधारा अलग अलग था, जिसको लेकर दोनों ही शक्तियों के बीच तनावपूर्ण स्थिति थी। संयुक्त राज्य अमेरिका पूंजीवाद का समर्थक था तथा सोवियत संघ साम्यवादी का संरक्षक समर्थक था। पूंजीवाद पर आधारित उदार लोकतंत्र और मार्क्सवादी पर आधारित साम्यवादी राज्य व्यवस्था में इतना अधिक पारस्परिक मतभेद था कि इन अवधारणाओं में संघर्ष होना स्वाभाविक था। दोनों व्यवस्थाओं में 1917 की रूसी क्रांति के समय से ही दुर्भावना पनप रही थी। 1917 की बोल्शेविक क्रांति के समय से ही पश्चिमी राष्ट्र यानी कि अमेरिका वगैरह सोवियत संघ को समाप्त करने का प्रयत्न कर रहे थे, क्योंकि साम्यवाद एक विश्वव्यापी आंदोलन था। मतलब साम्यवादी जो था ना, वो आंदोलन के तौर पर था जो पूरे विश्व में चल रहा था, जिसका उद्देश्य था पूंजीवाद को समाप्त करके विश्व में साम्यवाद स्थापित करना। जाहिर सी बात है, जो अमेरिका है वो पूंजीवाद को सपोर्ट कर रहा है, तो वो नहीं चाहेगा कि पूरे विश्व में साम्यवाद स्थापित हो जाए। तो इस वजह से दोनों में मतभेद चल रहे थे। तीसरा है याल्टा समझौता। फरवरी 1945 में चर्चिल, रूजवेल्ट और स्टालिन ने याल्टा सम्मेलन में समझौता किया, जिसके तहत पोलैंड में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराकर प्रतिनिधित्वात्मक शासन स्थापित किए जाने की बात कही गई। ठीक है, मतलब कि इस समझौते में क्या कहा गया था कि पोलैंड में एक स्वतंत्र रूप से चुनाव करवाया जाएगा, जिससे कि इसमें एक प्रतिनिधि वाला शासन स्थापित हो जाएगा। लेकिन जो सोवियत संघ जो था, उसने इस समझौते के प्रति ईमानदारी नहीं दिखाई थी। इसने क्या किया, जैसे जैसे सोवियत सेना पूर्वी यूरोप के देशों को नाजी शासन से मुक्त कराती गई, अब जो पूर्वी यूरोप था उसमें नाजीवादी शासन था, जैसे जर्मनी वगैरह हो गया, उसमें नाजीवादी शासन चल रहा था। तो जैसे ही जो सोवियत संघ था, सोवियत संघ की जो सरकार थी, मतलब इसने क्या किया, सोवियत सेना ने जब पूर्वी यूरोप को नाजीवादी से आज़ादी दिलाने स्टार्ट की, उनसे छुटकारा दिलाना स्टार्ट किया, तो क्या हुआ, वहाँ पर साम्यवादी विचारधारा और सरकार का प्रभाव बढ़ता गया। मतलब लोगों ने सोचा कि साम्यवादी जो है वो हमारे हक में काम कर रहे हैं, तो उनका प्रभाव वहाँ पे बढ़ता गया। साम्यवादी विचारधारा के बढ़ते प्रभाव के कारण वहाँ बिना चुनाव के ही साम्यवादी सरकार की स्थापना हो गई। इस बात से ब्रिटेन तथा अमेरिका में असंतोष बढ़ गया, जो तनाव के रूप में बढ़ते हुए शीत युद्ध का कारण बना। ठीक है, अब इसके फोर्थ पॉइंट पे आते हैं हम, सोवियत संघ द्वारा बाल्कन समझौता। देखिए इसमें क्या हुआ था, अक्टूबर 1944 में बाल्कन समझौता हुआ था। इसमें ये हुआ कि पूर्वी यूरोप जो सोवियत संघ था उसको बुल्गारिया और रोमानिया दे दिया गया। मतलब कि जो बुल्गारिया और रोमानिया को सोवियत संघ कंट्रोल कर रहा था और यूनान को ब्रिटेन कंट्रोल कर रहा था। लेकिन जो दो देश थे, हंगरी और यूगोस्लाविया, इसको ये दोनों देश मिलके कंट्रोल कर रहे थे। ठीक है, लेकिन जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब ख़त्म हुआ, तो इस जो बाल्कन समझौता की उपेक्षा करते हुए, इसकी अवहेलना करते हुए सोवियत संघ ने क्या किया, साम्यवादी दलों को खुलकर सहायता देनी शुरू कर दी। और जो हंगरी और यूगोस्लाविया था, वहाँ पे तानाशाह की स्थापना कर दी। इस घटना से पश्चिमी देश काफ़ी असंतुष्ट हुए और यही असंतुष्टि शीत युद्ध का कारण बनी। अब हम इसके फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं, ईरान का मुद्दा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ईरान का दो भागों में विभाजन हो गया। किसमें? नॉर्थ और साउथ में। सोवियत सेना ने ब्रिटेन की सहमति से उत्तरी ईरान पर अधिकार कर लिया, यानी कि उत्तरी ईरान पर किसका अधिकार था? सोवियत संघ था। और तथा अमेरिकी सेना ने दक्षिणी ईरान पर कब्जा कर लिया। ठीक है,
और दक्षिणी ईरान पे अमेरिका का अधिकार था। युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिका ने दक्षिणी ईरान से अपनी सेना तो हटा ली, परंतु सोवियत संघ का उत्तरी ईरान से अपनी सेना हटाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ को दबाव बनाना पड़ा। मतलब जो सोवियत संघ था ना, वो उत्तरी ईरान से अपना कब्जा छोड़ना ही नहीं चाहता था, तो इसके लिए क्या हुआ, राष्ट्र संघ जो था उस समय का, उसने दबाव बनाया, तब जा कर के इसने अपनी सेना हटाई। यह भी एक कारण बना जिससे पश्चिमी देश और सोवियत संघ में मतभेद पैदा हुए। इसके हम 6th पॉइंट पे आते हैं, तुर्की का मुद्दा। युद्ध के पश्चात सोवियत संघ ने तुर्की पर अपना वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास किया। इसके लिए उसने तुर्की के कुछ भूप्रदेश और बास्फोरस में नाविक अड्डा पर अधिकार करने का प्रयास किया। अब जो युद्ध के जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, तो जो सोवियत संघ था उसने क्या सोचा कि तुर्की पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लेता हूँ। मतलब इसमें क्या हो रहा है, अपना साम्राज्य विस्तार करने की इच्छा से इसने ऐसा सोचा, ठीक है। परंतु पश्चिमी राष्ट्र इसके विरुद्ध थे। वे तुर्की पर सोवियत संघ व उसके साम्यवादी विचारधारा के प्रभाव होने से बचाना चाहते थे। मतलब वो नहीं चाहते थे कि वो चाहते थे कि जो तुर्की है वो स्वतंत्र है, इस पर किसी का अधिकार ना हो। इस मुद्दे ने भी शीत युद्ध को अंजाम देने में अपनी भूमिका निभाई। इसका 7th पॉइंट है, अमेरिका द्वारा परमाणु बम का रहस्य गुप्त रखना। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए, तो सोवियत संघ को आश्चर्य हुआ, क्योंकि अमेरिका ने अपने पास परमाणु बम होने की बात उससे छुपाए रखा था। अब देखिए, अमेरिका के पास 2 परमाणु बम थे, ठीक है। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो उसने क्या किया, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 बम गिराए, ठीक है, 2 परमाणु बम गिराए। अब पहले जो था सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में अच्छी दोस्ती थी, लेकिन जब कोई चीज़ छुपा ली उसने, अब होता है ना, हम भी दोस्ती करते हैं, तो हमसे अगर हमारे फ्रेंड ने कोई बात छुपा ली तो हमारे मन में भी लगता है कि ये हमारा सच्चा दोस्त नहीं हो सकता, इसने हमसे कुछ बात छुपाई है। तो ऐसे ही क्या हुआ था, अमेरिका ने सोवियत संघ से अपने पास परमाणु बम होने की बात छुपाई थी, लेकिन ब्रिटेन और कनाडा को यह बात पता थी कि अमेरिका के पास परमाणु बम है। इस घटना से भी अमेरिका व सोवियत संघ की मित्रता में अविश्वास आ गया था, जो कि दोनों में मनमुटाव और तनाव का कारण बने। अब इसके हम 8 पॉइंट पे आते हैं, सोवियत संघ द्वारा वीटो पावर का बार बार प्रयोग। सोवियत संघ अपने वीटो शक्ति के अनियंत्रित प्रयोग द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों में बाधाएं डाल रहा था। जो सोवियत संघ था वो अपने वीटो शक्ति का बार बार प्रयोग कर रहा था। क्यों? इसका कारण यह था कि वह यूएनओ को विश्व शांति एवं सुरक्षा स्थापित करने वाली एक संस्था न मानकर अमेरिका के विदेश विभाग का एक अंग समझता था। ठीक है, वो सोचता था कि जो यूएनओ है वो अमेरिका का विदेश विभाग का एक पार्ट है, उसका ही सपोर्टर है, इसलिए वो बार बार वीटो पावर यूज़ करके जो भी होता था, क्या होता था, अमेरिका व पश्चिमी देशों के प्रत्येक प्रस्ताव को निरस्त करते रहता था वीटो पावर का प्रयोग करके। सोवियत संघ के इस हरकत से पश्चिमी देश उसे अशांति फैलाने वाले व इस संस्था का महत्व समाप्त करने की इच्छा रखने वाला समझकर उसकी आलोचना करने लगे। इस कारण तनावपूर्ण स्थिति पैदा हुई जो शीत युद्ध का कारण बनी। अब हम आते हैं सोवियत संघ की लैंड लीज सहायता बंद कर दिया जाना। लैंड लीज एक्ट के अंतर्गत अमेरिका द्वारा सोवियत संघ को आर्थिक सहायता दी जाती थी, जो पहले से ही काफ़ी कम थी। मतलब कि बहुत कम लेवल पे उसे आर्थिक सहायता दे रहे थे, मतलब जो सहायता उसे दिया जा रहा था वो बहुत कम था, उसकी मात्रा बहुत कम थी, परसेंटेज बहुत कम थी। इससे सोवियत संघ पहले से ही काफ़ी ज़्यादा असंतुष्ट था। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन ने इस अल्प सहायता को भी अचानक पूरी तरीके से बंद कर दिया था, जिससे सोवियत संघ अमेरिका के प्रति बहुत ज़्यादा क्रोधित था, उसके अंदर आक्रोश बढ़ गया था अमेरिका के अगेंस्ट। ठीक है, तो ये शीत युद्ध का कारण यहाँ पे ख़त्म होता है, लेकिन पूरी तरीके से ख़त्म नहीं होता। इसके अंदर हम कोरिया युद्ध और वियतनाम युद्ध भी मेंशन करेंगे, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी इसके अंदर का। तो अगर आपको वीडियो देखना है तो मेरी
यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।